चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन अ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऑफ हायर कंसेंट्रेशन is added stepwise to a larger volume of titrate of much lower concentration, and the conductance is measured after each addition. The limiting ionic conductivity values for different ions in aqueous solutions are given below. For different combination of titrates and titrants given in list 1, the graphs of conductance versus volume of titrant are given in list 2. Match each entry in list 1 with appropriate entry in list 2 and choose the correct option. और ये आपको यहाँ पे आपका लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है। लिस्ट 1 में आपको आपका टाइट्रेट और टाइट्रेंट गिवन है, लिस्ट 2 में आपको करस्पॉन्डिंग ग्राफ गिवन है आपके कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट का। ठीक है, अब देखिए, एक बच्चा जब इस क्वेश्चन को पढ़ेगा, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, तो अगर मैं आपके जगह होता, मैं एक स्टूडेंट होता, मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ के कुछ समझ नहीं आता, और जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रीड करता, शायद मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करता। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो हमारे सामने है कि हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं, जो हमारे पास होता है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेप 1 की बात करते हैं, जो आपके पास होता है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे बात करेंगे स्टेप 1 के बारे में, जो आपके पास हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आराम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को समझने के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को वापस से रीड करते हैं। जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन को वापस रीड करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसका मतलब मुझे यहाँ पे समझ आया, ये जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये आपका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको यहाँ पे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का आइडिया होना चाहिए। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन नहीं आता हो, ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने इस टॉपिक का नाम पहले कभी ना सुना हो। कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको आराम से समझेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ आपके कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। जो आपका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है, वो आपके पास एक टाइप का टाइट्रेशन होता है। टाइट्रेशन का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। टाइट्रेशन में आपके पास क्या होता है? टाइट्रेशन में आपके पास आपका दो सॉल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं। एक सॉल्यूशन को आप लेते हैं कोनिकल फ्लास्क में, दूसरे सॉल्यूशन को आप लेते हैं ब्यूरेट में, और आप क्या करते हैं, जो भी सॉल्यूशन आपका कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है उसको आप ऑब्जर्व करते हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर आप यहाँ पे टाइट्रेशन के बेसिक सेटअप की बात करो, टाइट्रेशन के बेसिक सेटअप में आपके पास दो सोल्यूशन होते हैं। एक सोल्यूशन को आप लेते हैं कोनिकल फ्लास्क में, दूसरे सोल्यूशन को आप लेते हैं ब्यूरेट में। ब्यूरेट में जो आपके पास सोल्यूशन प्रेजेंट है उसको आप यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हो अपने कोनिकल फ्लास्क में, और जब आप यहाँ पे ब्यूरेट से सोल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप कोनिकल फ्लास्क में ऐड कर रहे हैं, उस वजह से आपके कोनिकल फ्लास्क में जो सोल्यूशन प्रेजेंट है उसके प्रॉपर्टी में क्या चेंज आ रहा है, उसको ऑब्जर्व करते हैं आप अपने टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, ब्यूरेट में आपके पास एक नॉब होता है जिससे आप यहाँ पे जो आपका ब्यूरेट से सोल्यूशन आपके कोनिकल फ्लास्क में फ्लो कर रहा है उसके आप यहाँ पे स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, ये आपका बेसिक सेटअप होता है आपके टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट का। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करता हूँ अबाउट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप मॉनिटर करते हैं आपके कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन को। और इसमें आप कौन से सोल्यूशन के कंडक्टेंस को मॉनिटर करते हैं? जो सोल्यूशन आपका कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट होता है, आप उस सोल्यूशन के कंडक्टेंस को मॉनिटर करते हैं। और उस सोल्यूशन के कंडक्टेंस को मॉनिटर करने का जरूरत क्या पड़ता है? देखिए, आप समझिए, आपके पास एक सोल्यूशन आपके कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है, उसमें आप एक और सोल्यूशन ऐड कर रहे हो ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो जब आप यहाँ पे ब्यूरेट से सोल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे,
जो सोल्यूशन पहले से ही आपके पास कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। तो होगा क्या कि यहाँ पे आप जो सोल्यूशन आपका कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है उसके कंडक्टेंस को मेजर कर रहे हैं, क्योंकि उसके कंडक्टेंस में चेंज आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, जो सोल्यूशन आपका कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है उसके कंडक्टेंस को आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप सोल्यूशन को कोनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे तो जो सोल्यूशन आपके पास कोनिकल फ्लास्क में पहले से ही प्रेजेंट था उसका यहाँ पे कंडक्टेंस में आपके पास चेंज आएगा। बात समझ आई? तो उसका आपके पास कंडक्टेंस में चेंज आएगा। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात। तो ये आप करते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में, आप यहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं आपके कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन का, वो भी कौन से सोल्यूशन का, जो कि आपका कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है, और वो भी कब मॉनिटर करते हैं, जब आप यहाँ पे ब्यूरेट से सोल्यूशन को ऐड करें ड्रॉप बाय ड्रॉप। बहुत अच्छी बात। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो आपके पास कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और आपको टेक्निकल चीज समझना पड़ेगा कि आपके पास यहाँ पे क्या होता है ना, जो आपका सोल्यूशन आपके ब्यूरेट में प्रेजेंट होता है, जिसको आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं अपने कोनिकल फ्लास्क में, उसको आप कहते हैं टाइट्रेंट। और जो सोल्यूशन आपका कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट होता है उसको आप कहते हैं टाइट्रेट। तो बेसिकली आप कह सकते हैं टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट में आपके पास क्या होता है, एक सोल्यूशन आपका ब्यूरेट में प्रेजेंट होता है उसे आप कहते हैं टाइट्रेंट, एक सोल्यूशन आपका कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट होता है उसे आप कहते हैं टाइट्रेट, और आप यहाँ पे क्या करते हैं, टाइट्रेंट को ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेट में ऐड करते हैं। बहुत अच्छी बात, ये आपको समझ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपके पास एक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, उसमें यहाँ पे आपके पास स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऑफ हायर कंसेंट्रेशन इज एडेड स्टेप वाइज। ये जो आपका लाइन लिखा है, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऑफ हायर कंसेंट्रेशन इज एडेड स्टेप वाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन ब्यूरेट में प्रेजेंट है, जिसको आप यहाँ पे टाइट्रेंट कह रहे हैं, उसको आप यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं अपने कोनिकल फ्लास्क में, टू अ larger volume of titrate of much lower concentration and the conductance is measured after each addition। इसका मतलब क्या हुआ ना कि आप यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने सोल्यूशन को ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास करस्पॉन्डिंग जो आपका चेंज होगा आपके कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन में, जो कि आपके कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है, उसको आप यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, उसको आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सिचुएशन समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास एक सोल्यूशन प्रेजेंट होगा कोनिकल फ्लास्क में। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोनिकल फ्लास्क को कोनिकल शेप में नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि बार बार कोनिकल फ्लास्क को कोनिकल शेप में बनाना बहुत ही एक डिफिकल्ट काम होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको एक बीकर दिखा दे रहा हूँ जिसमें मैं आपको सोल्यूशन दिखा दूंगा, आप इसी को अज्यूम कर लीजिए ये आपके पास कोनिकल फ्लास्क है। ठीक है, तो ये आपके पास कोनिकल फ्लास्क है जिसमें आपके पास एक सोल्यूशन ऑलरेडी फिल्ड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है आपके पास कि कोनिकल फ्लास्क में जो आपके पास सोल्यूशन फिल्ड है वो आपके पास लोअर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है। ये आपके पास लोअर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है, और मैंने आपको क्या बोला, टेक्निकल टर्म में जो सोल्यूशन आपका कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट होता है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं टाइट्रेट। तो ये आपका टाइट्रेट का सोल्यूशन है। बात समझ आ रही है? आप टाइट्रेट के सोल्यूशन का ही कंडक्टेंस को ऑब्जर्व करते हैं या मॉनिटर करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपके पास ब्यूरेट है, यहाँ पे आपके पास क्या है, ब्यूरेट है, और इसमें आपके पास एक नॉब है। तो ये जो मैंने एरो से दिखाया ये आपका ब्यूरेट है, और इस ब्यूरेट में आपके पास यहाँ पे एक नॉब है। नॉब क्यों है आपको बताया था मैंने, कि ब्यूरेट से आपके पास यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क में सोल्यूशन को ऐड करते हैं, राइट। ब्यूरेट आपके पास एक बहुत ही लॉन्ग ट्यूब होता है, आपने देखा होगा अपने 11th एंड 12th में जब आपने केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा, है ना, तो वहां आपने देखा होगा। तो बात है कि यहाँ पे नॉब का होना जरूरी है ताकि आप यहाँ पे जो आपका ब्यूरेट से सोल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में फ्लो कर रहा है उसके यहाँ पे स्पीड को कंट्रोल कर पाए। बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे आप क्या करें, ड्रॉप बाय ड्रॉप सोल्यूशन को ऐड करें कोनिकल फ्लास्क में। बहुत अच्छे। तो जो सोल्यूशन आपका ब्यूरेट में प्रेजेंट होता है उसे हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं टाइट्रेंट। और आपको क्या बता रखा है, ये जो आपके पास टाइट्रेंट का सोल्यूशन है इसका आपके पास हायर कंसेंट्रेशन है, तो इसका आपके पास आप कह सकते हैं हायर कंसेंट्रेशन है। बहुत अच्छी बात, ये आपको समझ आ गया। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात।
तो ये भी हमें समझ आ गया, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको वापस समझाता हूँ क्या बोला है। देखिए मेन आपका जो काम है वो क्वेश्चन को समझने का है। क्वेश्चन समझ लेंगे ना, फिर आपका सॉल्व करना बहुत आसान है। केमिस्ट्री में जेई एडवांस में जो आपको दिक्कत आएगा वो ये आएगा कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन समझने पे और क्वेश्चन के अप्रोच डेवलप करने पे ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ। बाकी आंसर तो निकाल ही लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि आपके पास एक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है जिसमें आपके पास आप स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट को स्टेप वाइज ऐड कर रहे हो लार्जर वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट में, और जो आपका टाइट्रेंट है वो आपका हायर कंसेंट्रेशन है और जो आपका टाइट्रेट है वो आपका लोअर कंसेंट्रेशन है, और आप यहाँ पे कंडक्टेंस को मेजर कर रहे हो हर एक एडिशन के बाद, ठीक है। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं ना, आपको समझ आ रहा है, हम यहाँ पे आपके टाइट्रेंट के सोल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे टाइट्रेट के सोल्यूशन में। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्हेन द titrant is added drop by drop into the titrate solution। जब आप यहाँ पे टाइट्रेंट को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं टाइट्रेट सोल्यूशन में, तो क्या होता है, जब आप यहाँ पे टाइट्रेंट को ऐड करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू टाइट्रेट सोल्यूशन, तो जो आपके पास यहाँ पे कंडक्टेंस होता है आपके टाइट्रेट सोल्यूशन का वो चेंज होने लगता है। द कंडक्टेंस ऑफ टाइट्रेट सोल्यूशन स्टार्ट्स टू चेंज, वो आपका चेंज होने लगता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ आप किसके बीच में प्लॉट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ग्राफ के वाई एक्सिस पे आप यहाँ पे लेते हैं आपका कंडक्टेंस ऑफ टाइट्रेट सोल्यूशन, है ना। तो ग्राफ के वाई एक्सिस पे क्या लेंगे आप, कंडक्टेंस ऑफ टाइट्रेट सोल्यूशन, और ग्राफ के एक्स एक्सिस पे आप क्या लेते हैं कि आपने यहाँ पे अपने टाइट्रेंट का जितना वॉल्यूम ऐड किया उसको लेते हैं। तो ग्राफ के वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस ऑफ टाइट्रेट सोल्यूशन, और ग्राफ के एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा आपका, ग्राफ के एक्स एक्सिस पे आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसमें आपके पास आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट सोल्यूशन। मतलब बेसिकली आपका ये ग्राफ क्या बताएगा कि जैसे जैसे आप यहाँ पे टाइट्रेट सोल्यूशन को टाइट्रेट के सोल्यूशन में ऐड कर रहे हैं, तो आपने जितना वॉल्यूम आपके टाइट्रेट के सोल्यूशन का टाइट्रेट के सोल्यूशन में ऐड किया, उसके करस्पॉन्डिंग आपका टाइट्रेट के सोल्यूशन में जो कंडक्टेंस का चेंज आया वो कितना है। समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। देखिए अभी हम यहाँ पे केवल स्टेप नंबर 1 पे है जहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। अभी जब हम यहाँ पे स्टेप नंबर 2 पे आएंगे जहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, वहां पे आपको पूरा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए जितना समझा रहा हूँ समझते रहो, और हो सके साथ साथ लिखते रहिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में आपको बोला है द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी वैल्यूज फॉर डिफरेंट आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशंस आर गिवन बिलो। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन है। किस चीज का डेटा गिवन है, क्वेश्चन में आपको डिफरेंट आयंस के लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू गिवन है। अब ये लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का मतलब होता है जो आपका आयनिक कंडक्टिविटी का मैक्सिमम वैल्यू होता है उसे आप यहाँ पे कहते हैं आपका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी। जो आपके पास आयनिक कंडक्टिविटी का मैक्सिमम वैल्यू होता है उसे आप कह सकते हैं आपका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट आयंस का लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी दे रखा है। अब आप सोचिए अगर आपको डिफरेंट आयंस का लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी दे रखा है तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के लिए आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं ना, यूजिंग कोलबर्स लॉ, है कि नहीं। मैं क्या कह रहा हूं कि जो आपका यहाँ पे गिवन डेटा है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट आयंस, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट आयंस का लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी दे रखा है, बहुत अच्छी बात।
तो यहाँ पे आपको डिफरेंट आयंस का लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी दे रखा है, तो आप यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। तो यूजिंग दिस डेटा we can find out the limiting molar conductivity of different type of electrolyte solution. The limiting molar conductivity of different type of electrolyte solution. Different type of electrolyte solution. मैं आपको वापस बता रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे केवल स्टेप नंबर 1 में, हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं समझ आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो के एंड तक आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका डेटा है, इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इससे आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं आपके डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कैसे, आप इसको भी लिख सकते हैं यूजिंग कोलरस लॉ। आप बोलेंगे नहीं पता कोलरस लॉ क्या होता है, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, सब बताऊंगा, परेशान मत होइए, सब बताऊंगा मैं आपको यूजिंग कोलरस लॉ, है ना। बस थोड़ा सा राइटिंग को इग्नोर करिएगा मेरे, राइट। तो कोलरस लॉ, बहुत अच्छी बात, कहने का मतलब क्या आप समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको डिफरेंट टाइप के आयंस का आपको लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू पता है, Ag प्लस आयन, K प्लस आयन, Na प्लस आयन, H प्लस आयन, NO3 माइनस आयन, Cl माइनस आयन, SO42 माइनस आयन, OH माइनस आयन, एसिटेट आयन, है ना। तो अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे निकालना हो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपके AgCl सोल्यूशन का, निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी पता है आपके Ag प्लस आयन का, और मुझे यहाँ पे आपका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी पता है आपके, आप कह सकते हो आपका Cl माइनस आयन का। बात समझ पा रहे हो। तो आप यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबल इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के लिए आप ना क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात, ये भी हमें समझ आ रहा है, राइट। और ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, इसके पीछे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, कि जो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का आपका मोलर कंडक्टिविटी होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, राइट, ये आपके पास बराबर होता है किसके, कि आपके पास यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का जो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी होता है आपके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उसमें आपका सभी आयंस जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है उसका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आता है। और कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, कि आप उनके आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कंट्रीब्यूशन लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखिए आपको एक और चीज पता होना चाहिए, एक और बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कि जो आपका लैम्डा इन्फिनिटी होता है, जो आपका लैम्डा नॉट होता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है न्यूमेरिकली, लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है। लैम्डा इन्फिनिटी का मतलब होता है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा एम नॉट का मतलब होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन, जो कि आपका मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी होता है आपके सोल्यूशन का। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो आपके पास आपका लैम्डा इन्फिनिटी होगा आपके इलेक्ट्रोलाइट का, इसमें आप यहाँ पे समेशन लेंगे किसका, सभी आयंस के कंट्रीब्यूशन का जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है। तो आप कह सकते हैं समेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द आयंस विच आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट, ओके। ऐसा कुछ कहानी आपके पास होता है, और इसी को आप कहते हैं कोलरस लॉ। मैंने बहुत ही एक ब्रीफ आइडिया दिया, इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा तब आपको बेटर समझ आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ कुछ समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात। तो मतलब अब तक आपको क्या समझ आया, आपको समझ आएगी ये जो क्वेश्चन है, इसमें आप यहाँ पे एक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, जहाँ पे आपने कोनिकल फ्लास्क में एक सोल्यूशन लिया है और आपने ब्यूरेट में एक सोल्यूशन लिया है, और यहाँ पे आपको डेटा गिवन है जो आपका ब्यूरेट में सोल्यूशन प्रेजेंट है जिसे आप यहाँ पे टाइट्रेन कहते हैं, वो आपका हायर कंसेंट्रेशन का सोल्यूशन है। और जो आपके पास यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क में सोल्यूशन प्रेजेंट है जिसे आप यहाँ पे टाइट्रेट कहते हो, वो आपके पास यहाँ पे लोअर कंसेंट्रेशन का सोल्यूशन है। और आप यहाँ पे ब्यूरेट से सोल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने कोनिकल फ्लास्क में ऐड कर रहे हैं, और ऐसा होने से आपके कोनिकल फ्लास्क में सोल्यूशन जो प्रेजेंट है उसके कंडक्टेंस के वैल्यू में चेंज आ रहा है, और उस चेंज को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, ठीक है। कि जैसे जैसे आप यहाँ पे ब्यूरेट से आपका सोल्यूशन को कोनिकल फ्लास्क में ऐड करो ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो आपके कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन
में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, वैल्यू में। बहुत अच्छी बात, ये आपको समझ आ गया। और साथ में आपको ये भी समझ आ रहा है, क्वेश्चन में आपको गिवन डेटा है आपके लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का, जिसके थ्रू आप यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबल इलेक्ट्रोलाइट के कॉम्बिनेशन के लिए आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखिए आगे क्या बोला है, फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टाइट्रेट्स एंड टाइट्रेंट्स गिवन इन लिस्ट 1। हमने क्या किया, अलग अलग कॉम्बिनेशन लिया आपके टाइट्रेट का और टाइट्रेंट का। हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन लिया आपके टाइट्रेट का, टाइट्रेंट का, और उसके लिए हमने आपका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया। क्वेश्चन में क्या बोला है, आपने अलग अलग कॉम्बिनेशन लिया टाइट्रेट और टाइट्रेंट का, उसके लिए आपने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया। तो ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास यहाँ पे आपने हर एक केस में आपका ग्राफ बनाया कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन वर्सेस द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के बीच में, ठीक है। और वो आपको लिस्ट 2 में गिवन है। आपको सिंपली क्या करना है ना, आपको यहाँ पे जो आपका कॉम्बिनेशन है टाइट्रेट और टाइट्रेंट का, उसको उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ से मैच करना है, इतना सा काम है। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है यार। अगर मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊं ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए जी बात ऐसी है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए जो क्वेश्चन का स्टार्टिंग का 3 लाइन है ना, वो आपका इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। मतलब कि ये ना आपका जेई एडवांस्ड एक पैटर्न फॉलो करता है, वो ना आपको डराने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, क्वेश्चन में आपका, आप कह सकते हो आपका अननेसेसरी या फिर इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डाल के क्वेश्चन को लेंदी बनाता है, ताकि आप उसको देख के डर जाओ। बात समझ आ रही है? ऐसा जेई एडवांस करता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। कहने का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे देखिए जो आपके क्वेश्चन का स्टार्टिंग का 3 लाइन है, वहां पे इन्होंने बता रखा है कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट के सेटअप में क्या होता है। हालांकि इसको बताने का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या रिक्वायरमेंट है बताने का? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये जेई मेंस का क्वेश्चन होता, इसमें ये 3 लाइन मेंशन नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं सही बताऊं ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्या बोला है ना, आपको यहाँ पे बोला है कि हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिए आपके टाइट्रेंट के और टाइट्रेट के, तो आप यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टाइट्रेट एंड टाइट्रेंट के लिए कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कराइए। और जो आपके पास यहाँ पे करस्पॉन्डिंग कर्व आएगा आपके कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन कोनिकल फ्लास्क वर्सेस द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एडेड फ्रॉम ब्यूरेट के बीच में, उसको आप यहाँ पे बताइए कि आपका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ टाइट्रेट एंड टाइट्रेंट के लिए आपका करस्पॉन्डिंग कर्व कैसा आएगा, ये आपको बताना है। और ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आपके पास आते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका एक क्वेश्चन है, इसमें आपके पास, आप मान लीजिए आपका 4 जेईई मेंस का क्वेश्चन एक साथ आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना आपके पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है आपके टाइट्रेट एंड टाइट्रेंट के। तो ये जो आपके पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है टाइट्रेट एंड टाइट्रेंट का, आपको इन चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए बताना है आपका करस्पॉन्डिंग टाइट्रेशन कर्व कैसा बनेगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली 4 क्वेश्चन हो गया जेईई मेंस का, लेकिन एक डिफरेंस है। जो आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन होता, वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछता कि आपको ये पर्टिकुलर टाइट्रेट और ये पर्टिकुलर टाइट्रेंट के लिए टाइट्रेशन कर्व बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या किया, थोड़ा आपका मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट का यूज किया है, और यहाँ पे आपसे थोड़ा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कराएगा, थोड़ा सा आपसे एनालिसिस परफॉर्म कराएगा। तो उसके लिए उसने क्या किया ना, आपको यहाँ पे डिफरेंट आयंस का लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू दे दिया, ताकि आप यहाँ पे कोलबर्स लॉ का इस्तेमाल करके डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू कंप्यूट करके अपने एनालिसिस को परफॉर्म करिए, ठीक है। मुझे पता है आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा, और हो सकता है कोई बच्चे को कुछ भी ना समझ आया हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने यहाँ पे स्टेप नंबर 1 कंप्लीट किया, जो कि आपके पास था अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ आपको बस इतना समझ आ जाए कि ये जो आपका क्वेश्चन है बेसिक सा आपका एक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। हम यहाँ पे डिफरेंट टाइट्रेट और टाइट्रेंट के कॉम्बिनेशन के लिए आपका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा रहे हैं, और हमें यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टाइट्रेशन कर्व को ड्रॉ करना है, ठीक है। बहुत अच्छी बात, हमें ये समझ आ गया। अब देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे स्टेप नंबर 2 के बारे में, जो आपके पास होता है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पे स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं, जो आपके पास हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, जो आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज किया गया है, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है आपको समझ आ रहा होगा, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर बेस्ड है। तो हम यहाँ पे एक बार थोड़ा डिटेल में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को समझ लेते हैं जल्दी से। तो हम यहाँ पे बात करें कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। मेरे ख्याल से आपको बेसिक आइडिया लग चुका है अब तक क्या होता है। आपके पास बेसिक सेटअप कैसा होता है, देखिए
एक आपके पास आप कह सकते हैं आपका कोनिकल फ्लास्क में सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एक आपका ब्यूरेट में सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। तो मान लीजिए ये आपके पास आपका कोनिकल फ्लास्क है, इसमें आपका एक सोल्यूशन प्रेजेंट है, और एक आपका सोल्यूशन प्रेजेंट है आपके ब्यूरेट में। ये आपका ब्यूरेट है, इसमें आपके पास नॉब है, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे सोल्यूशन को ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में ऐड कर रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। ऐसा कुछ कहानी है, बहुत अच्छी बात, ये आपको समझ आ रहा है, ऐसा कुछ कहानी है, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट का एम क्या होता है, कि हम ये पर्टिकुलर टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म करा रहे हैं, इसको करके हमें क्या फायदा मिलेगा। तो इसका एम आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है मॉनिटरिंग ऑफ कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन द कोनिकल फ्लास्क अपॉन एडिशन ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम ब्यूरेट। ये क्या होता है, द मॉनिटरिंग ऑफ, आप इसमें मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब समझते हैं ना मॉनिटरिंग का, याद है आपका बचपन में स्कूल में क्लास मॉनिटर होता था जो क्लास का ध्यान रखता था, तो वैसा ही कुछ। तो आप यहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं, द मॉनिटरिंग ऑफ सोल्यूशन, द मॉनिटरिंग ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन कोनिकल फ्लास्क, जो आपका सोल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है उसका आप मॉनिटरिंग करते हैं, जो आपका सोल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है उसका मॉनिटरिंग करते हैं। और सवाल है कि जो सोल्यूशन आपका कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है उसका मॉनिटरिंग करने का जरूरत क्यों पड़ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं सोल्यूशन का ब्यूरेट से, तो उससे आपका जो सोल्यूशन आपके कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है उसके कंडक्टेंस के वैल्यू में चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखिए, द मॉनिटरिंग ऑफ कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन, है ना, ये आपका एक दो वर्ड रह गया, द मॉनिटरिंग ऑफ कंडक्टेंस of solution present in conical flask upon the addition of solution from burette। देखिए जो आपका टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट का एम है वो आपके पास क्या है, कि आप यहाँ पे मॉनिटरिंग करेंगे कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन का। आप यहाँ पे कौन से सोल्यूशन के कंडक्टेंस का मॉनिटरिंग करेंगे, जो आपका कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है। क्यों करेंगे, क्योंकि जब आप यहाँ पे ब्यूरेट से सोल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे जो कोनिकल फ्लास्क में सोल्यूशन प्रेजेंट है उसका कंडक्टेंस वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना पड़ेगा कि हमें कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में ऐसा कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। आप बाकी जो भी टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, चाहे आप यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन, चाहे आप इसे आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं एज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, वहां पे आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करना होता है। लेकिन ये जो आपका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है इसमें आप केवल क्या कहते हैं थ्योरेटिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और करस्पॉन्डिंग टाइट्रेशन कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन का जो कि आपके कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है अपॉन द एडिशन ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम ब्यूरेट एंड ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग टाइट्रेशन कर्व। आप यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग टाइट्रेशन कर्व को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एंड ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग टाइट्रेशन कर्व, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ये आपको समझ आ गया, वेरी गुड, ये समझ आ गया जी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं आपके रूल्स के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं आपके रूल्स के बारे में, जिस रूल्स को फॉलो करके हम यहाँ पे आपका टाइट्रेशन कर्व को बना पाएंगे। आपको समझ आ गया टाइट्रेशन कर्व मतलब क्या, आपका ग्राफ बनेगा जहाँ पे वाई एक्सिस पे आपके पास होगा कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन द कोनिकल फ्लास्क, एक्स एक्सिस पे आपके पास होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज एडेड फ्रॉम द ब्यूरेट ड्रॉप वाइज इनटू द कोनिकल फ्लास्क, ओके। तो रूल्स की बात करें, देखिए पहला रूल क्या है कि अगर आपके पास इक्विमोलर सोल्यूशन है तो जो आपका कंडक्टेंस होगा आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वो आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉर इक्विमोलर सोल्यूशन, फॉर इक्विमोलर सोल्यूशन, अगर आपके पास इक्विमोलर सोल्यूशन अवेलेबल है तो क्या होगा, जो आपका कंडक्टेंस होगा सोल्यूशन का, जो आपका कंडक्टेंस होगा आपके सोल्यूशन का
ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो आपका कंडक्टेंस होगा आपके सोल्यूशन का ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये आपके पास कैसा होगा, ये आपके पास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, इज ग्रेटर एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो फॉर इक्विमोलर सोल्यूशन जो आपका कंडक्टेंस होगा आपके सोल्यूशन का बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये आपके पास ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपके पास H प्लस आयन होता है, जो आपके पास OH माइनस आयन होता है, उसका हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी होता है, जिस वजह से क्या होता है वो आपका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देता है आपके टोटल कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या अभी देखिए जब आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तब आपको बेटर समझ आएगा। अभी के लिख लीजिए कि आप कह सकते हैं H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, जो आपके पास H प्लस आयन होता है, जो आपके पास OH माइनस आयन होता है, उनके पास हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी होता है, हैव द हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी, उनके पास क्या होता है, हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी होता है। क्योंकि आपके H प्लस आयन और OH माइनस आयन के पास हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी होता है, तो उनका यहाँ पे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन होता है आपके टोटल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन में। तो हेंस दे प्रोवाइड लार्ज कंट्रीब्यूशन, ये आपका लार्ज कंट्रीब्यूशन देते हैं किसमें, ये आपका लार्ज कंट्रीब्यूशन देते हैं इन द टोटल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, ये आपके सॉल्यूशन के टोटल कंडक्टेंस में लार्ज कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई होगी आपको। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट के केस में डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टाइट्रेट एंड टाइट्रेंट के लिए अपना टाइट्रेशन कर्व को प्लॉट कर सकते हैं। मुझे पता है कुछ नहीं समझ आया आपको, जब कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तब आपको धीमे धीमे क्लैरिटी आएगा। बहुत अच्छी बात, ये हमें समझ आ गया। आगे देखिए जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज होगा वो आपके पास होगा आपका कोलरस लॉ। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कोलरस लॉ के बारे में। देखिए मैं आपको बताता हूँ आपको यहाँ पे कोलरस लॉ का जरूरत ही क्यों पड़ा। देखिए आपको पता होगा आपके पास एक टर्म होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन, जिसे आप कह सकते हैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन, कुछ भी कहो बात एक ही है। तो जो आपका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन होता है या फिर जो आपका मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन होता है, डिफाइन कैसे होता है कि अगर आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन प्रेजेंट है, फर्क नहीं पड़ता उस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, अगर आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन प्रेजेंट है, उसका जो आपके पास कंडक्टेंस का वैल्यू होगा उसे आप कहते हैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन। अगर आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन प्रेजेंट है, उसका जो आपके पास कंडक्टेंस होगा उसे आप कहते हैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन। अब यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए क्या कि जब आप यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में डाइल्यूशन परफॉर्म करते हैं, डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपके पास एक्वस सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वहां पे आपका सॉल्वेंट वाटर है। तो जब आप एक्वस सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन परफॉर्म करेंगे, मतलब कि सोल्यूशन में बाहर से पानी को ऐड करेंगे, तो क्या होगा, जब आप यहाँ पे सोल्यूशन में बाहर से पानी को ऐड करेंगे तो आपका कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या करेगा, ये आपके पास डिक्रीज करेगा, और जो आपका मोलर कंडक्टिविटी होगा या फिर आपका मोलर कंडक्टेंस होगा आपके सोल्यूशन का वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, वो इंक्रीज कैसे करता है इस बारे में हम फर्दर क्वेश्चंस में बात कर लेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी के लिए आप ब्रीफ आइडिया रखिए कि वो आपका इंक्रीज करेगा। तो कभी भी आप यहाँ पे अपने इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन का डाइल्यूशन परफॉर्म करेंगे तो जो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन का वैल्यू होगा वो आपके पास इंक्रीज करेगा। लेकिन जो आपका इंक्रीमेंट होगा आपके मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन के वैल्यू में, वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक जैसा नहीं होगा। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, जब आप यहाँ पे डाइल्यूशन परफॉर्म करेंगे तो जो आपका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आपका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा वो आपका, आप कह सकते हैं आपका शार्पली इंक्रीज करेगा, राइट। तो यहाँ पे आपके पास जो आपका इंक्रीमेंट होगा वो आपका एक तरह से मान सकते हैं आपका लीनियर वेरिएशन होगा। और क्या होगा, जब आप यहाँ पे डाइल्यूशन परफॉर्म करते जाएंगे अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के लिए,
तो करस्पॉन्डिंग में क्या होगा आपका यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन का वैल्यू है वो आपके पास इंक्रीज करते रहेगा, और ऐसा करते करते आपके पास जो आपका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन है उसका एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में जो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन है उसका वैल्यू आपके पास एक फाइनाइट कंसेंट्रेशन पे अचीव होता है, ठीक है। और एक बार आपका ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो जाता है आपके मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन का, उसके बाद आप जितना मर्जी डाइल्यूशन कर लो, आपका यहाँ पे सोल्यूशन का कंडक्टेंस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कर लेते हो, जिससे आपका जो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है, उस केस में भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के केस में आपका जो मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन का वैल्यू होता है वो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन के वैल्यू के बराबर होता है, जिसे आप यहाँ पे लैम्डा एम इन्फिनिटी से डिनोट करते हो, जो आपको बताता है कि ये आपका मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन का वैल्यू है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, राइट, ठीक है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है उस केस में क्या होता है, जब आप यहाँ पे डाइल्यूशन परफॉर्म करते हो तो आपका जो इंक्रीमेंट होता है आपके मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू में वो आपका यहाँ पे स्लो इंक्रीमेंट होता है। और क्योंकि यहाँ पे स्लो इंक्रीमेंट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका मैक्सिमम वैल्यू अचीव होता है आपके मोलर कंडक्टिविटी का वो आपका एक फाइनाइट कंसेंट्रेशन पे अचीव नहीं होता, आप कह सकते हो वो आपका अप्रोक्सीमेटली 0 कंसेंट्रेशन पे अचीव होता है, या फिर आप कह सकते हो कि वो आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाले कंडीशन पे अचीव होता है। तो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू एक फाइनाइट कंसेंट्रेशन पे अचीव हो जाता है, उसके बाद वो वैल्यू कांस्टेंट रहता है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी आपका सेम वैल्यू रहता है। लेकिन आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के लिए क्या होता है, यहाँ पे क्योंकि आपका अपॉन डाइल्यूशन जो आपका इंक्रीमेंट होता है आपके मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू में वो आपके पास स्मॉल इंक्रीमेंट होता है या स्लो इंक्रीमेंट होता है आप कह सकते हैं, तो जो आपका मैक्सिमम वैल्यू अचीव होगा आपके मोलर कंडक्टिविटी का, जो कि आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है, वो आप कह सकते हैं आपका 0 कंसेंट्रेशन पे अचीव होगा, या फिर आप कह सकते हैं आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अचीव होगा। बात समझ आई? तो इसीलिए आप यहाँ पे प्रैक्टिकली अपने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो फॉर द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कोलरस लॉ का। जो कोलरस लॉ का मेन यूज होता है वो क्या होता है, कोलरस लॉ का मेन यूज होता है कि अगर आपको थ्योरेटिकली बताना है अपना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, स्पेसिफिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, तो आप यहाँ पे कोलरस लॉ के हेल्प से बता सकते हो, क्योंकि आपका कोलरस लॉ आपसे कहता है कि जो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू होगा आपके इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के लिए, उसमें आपका सभी आयंस का कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपका कोलरस लॉ वैसे तो आपका डिफाइंड होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशंस के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के कैलकुलेशन के लिए, लेकिन आप उसको अप्लाई कर सकते हैं हर केस में, मतलब आप इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के लिए भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं बिना कुछ सोचे। देखिए ऐसा हो सकता है कि अभी मैंने आपसे जितनी बातें की आपको कुछ ना समझ आया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हम ऐसा सोचेंगे कि एक पर्टिकुलर वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को सीख ले, वो पॉसिबल नहीं है। हम हर वीडियो में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और धीमे धीमे हम सबको सीख जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है जो आगे वाले वीडियोस होंगे, जो कुछ मैंने आपको अभी ओरली बता दिया ना, आने वाले वीडियोस में उसी चीज़ों को मैं आराम से लिख लिख के आपका एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। फिर भी मेरे ख्याल से आपके दिमाग में एक बेसिक आइडिया लग गया होगा इन सब चीज़ों के बारे में, राइट। तो इतना समझ लीजिए जो आपका कोलरस लॉ होता है उसका मेन यूज था कि आप यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को आप कह सकते हो थ्योरेटिकली फाइंड आउट कर पाओ, लेकिन आप इसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब कोलरस लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं, इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे अप्लाई कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया ही था कि जो आपका कोलरस लॉ होता है आपसे सिंपल सी बात बोलता है कि जो आपका मोलर कंडक्टिविटी होता है आपके इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन का, उसमें आपके पास सभी आयंस के आयनिक कंडक्टिविटी का कंट्रीब्यूशन आता है। बहुत अच्छी बात, ये आपको समझ आ रहा है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इसको अप्लाई करने की कोशिश करें, मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, तो मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, और जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम यहाँ पे जनरलाइज्ड फॉर्म में कंसिडर करते हैं। मान लीजिए आपके पास इन जनरल कोई इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, इसका आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल है। तो सबसे पहली बात हम इसे आयनाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या करेगा, अपने एक्वस सोल्यूशन में आप कह सकते हैं आयनाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्म होगा आपका A का आयन और आपका फॉर्म होगा B का आयन। आपको पता है A का आयन यहाँ पे क्या होगा AY प्लस, और B का आयन आपके पास क्या होगा BX माइनस, राइट। अब किसी को अगर ये समझ नहीं आया कि मैंने इसे इस टाइप से कैसे आयनाइज किया, तो मैं आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप याद करें, आपने अपने जूनियर क्लास में सीखा होगा
जब आप यहाँ पे क्या कहते हैं, जब आप यहाँ पे अपने आप कह सकते हैं केमिकल फॉर्मूला को बनाना सीखते थे, है ना। जब आपको यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला बनाना होता था कोई भी कंपाउंड का, तो आप क्या करते थे, जैसे आपको बोला जाता था कि आपके पास मैग्नीशियम है और आपके पास ब्रोमीन है, इससे आपके पास कंपाउंड फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आपको बताना है उसका आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, उसका आपके पास केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। कैसे बताते थे आप बोलते थे ठीक है मैग्नीशियम का आपके पास जो वैलेंसी है +2 है और ब्रोमीन का आपके पास वैलेंसी आप कह सकते हैं -1, फिर आप कहते थे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, ऐसा ही कुछ कहते थे ना। तो आप कहते थे यहाँ पे आपके पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा आपके मैग्नीशियम और ब्रोमीन के बीच में, वो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसका यहाँ पे आप कह सकते हो आपका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा MgBr2, है ना, ऐसा कुछ कहते थे, राइट। ठीक है, तो इसी को अगर आप उल्टा पढ़ने की कोशिश करें, अगर आपको बताए कि यहाँ पे आपके पास कोई एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MgBr2 है, तो आप बता पाएंगे अगर आप इसे आयनाइज करेंगे तो ये कौन से आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको इसको उल्टा रीड करना है कि ये आपका Mg2+ आयन का फॉर्मेशन करेगा, साथ में आपका Br- आयन का फॉर्मेशन करेगा। कहने का मतलब क्या है कि आपका मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज आएगा वो आपका आप कह सकते हैं ब्रोमीन का एटॉमिसिटी होगा, और आपका ब्रोमीन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो आपका मैग्नीशियम का एटॉमिसिटी होगा, राइट। उसी लॉजिक से देखिए, अगर आपको जानना है कि आपका ए के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो आपका बी का एटॉमिसिटी होगा, और आपको जानना है आपका बी के ऊपर कितना चार्ज आएगा वो आपका ए का एटॉमिसिटी होगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे बैलेंसिंग कर दीजिए, आपके पास एक्स एटम्स है ए के और आप कह सकते हैं आपके पास वाई एटम्स है बी का, ये आपने आयनाइज कर दिया, ठीक है, अपने इलेक्ट्रोलाइट को, बहुत अच्छी बात। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे निकालना हो आपका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आता है आपके करस्पॉन्डिंग आयंस के आयनिक कंडक्टिविटी वैल्यू का, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि आपका देखिए यहाँ पे पहला आयन है आपका ए का आयन, और उसका यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है x, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x मल्टीप्लाइड बाय द आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर आयन। तो यहाँ पे आप आयनिक मोलर कंडक्टिविटी को दिखाएंगे स्मॉल लैम्डा से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल लैम्डा इन्फिनिटी, मतलब कि आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ आया। ऐसे ही देखिए आपके पास यहाँ पे दूसरा आयन कौन सा है, यहाँ पे आपके पास बी का आयन है, इसका आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, y है। तो यहाँ पे लिखेंगे y मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर आयन। तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर आयन जो आपके पास है Bx-। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब मैं यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को दिखाता हूं तो मैं यहाँ पे कैपिटल लैम्डा एम सिंबल का यूज करता हूं, और जब मैं यहाँ पे आयनिक मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को दिखाता हूं तब मैं यहाँ पे स्मॉल लैम्डा एम सिंबल का इस्तेमाल करता हूं। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, अगर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होता आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के लिए, तो आप उसे भी आराम से कर लेते। बस फर्क क्या होता, जैसे आपने यहाँ पे मोलर आयनिक कंडक्टिविटी का इस्तेमाल किया है वैसे ही आप इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटी का इस्तेमाल करते, और वहां पे आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाला टर्म नहीं आता। मतलब कि अगर आप इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के लिए अपना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इसको आप करते इन टर्म्स ऑफ द इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटी, राइट। मतलब यहाँ पे आप लिखते आपका स्मॉल लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी ऑफ आयन ए, प्लस यहाँ पे आप लिखते स्मॉल लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी ऑफ आयन बी। कहने का मतलब क्या है, आपको क्या समझ आना चाहिए कि यहाँ पे देखिए आपके पास जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाला टर्म है वो नहीं आया ना, वो नहीं आया। यही आपको समझ आना चाहिए कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाला टर्म नहीं आता है जब आप यहाँ पे एक्सप्रेस करते हो इन टर्म्स ऑफ द इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटी, लेकिन आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाला टर्म आता है जब आप यहाँ पे एक्सप्रेस करते हो इन टर्म्स ऑफ द आप कह सकते हो मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। और आपको पता होगा इन जनरल आपके पास रिलेशन होता है आपके मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के बीच में, कि जो आपके पास आपका आप कह सकते हो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है आपके इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन का,
और जो आपका मोलर कंडक्टिविटी होता है आपके इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन का, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होल्ड करता है कि जो आपका लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द n फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, इसका जो आपके पास वैल्यू होगा ये आपके पास आपका लैम्डा m ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के बराबर आएगा। कहने का मतलब क्या है ना, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द n फैक्टर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे स्टेप 3 के बारे में, जो आपके पास होगा सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेप 3 के बारे में, जो आपके पास हो जाएगा सॉल्विंग द क्वेश्चन। एक बार वापस से क्वेश्चन को जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बोला था आप यहाँ पे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे आप स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट जिसका यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है उसको यहाँ पे स्टेप वाइज ऐड कर रहे हैं लार्जर वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट जिसका यहाँ पे कंपैरेटिवली लोअर कंसंट्रेशन है उसमें, और आप यहाँ पे कंडक्टेंस को मेजर कर रहे हैं हर एक एडिशन के बाद। आपको यहाँ पे लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू गिवन है डिफरेंट आयंस के लिए एक्वा सोल्यूशन में, और आपको यहाँ पे बोला है कि आपके पास लिस्ट 1 में डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टाइट्रेट एंड टाइट्रेंट प्रेजेंट है, और आपको यहाँ पे लिस्ट 2 में ग्राफ दे रखा है कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट का। आपको यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट 1 में जो भी आपके पास एंट्री है उसको आपको मैच करना है लिस्ट 2 में जो आपके पास करस्पॉन्डिंग एंट्री है उसके साथ, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि आपके पास कोई भी टाइप का टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट होता है उसमें आपके पास क्या होता है, एक आपके पास सोल्यूशन प्रेजेंट होता है कोनिकल फ्लास्क में, एक आपके पास सोल्यूशन प्रेजेंट होता है ब्यूरेट में। जो सोल्यूशन आपका कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं टाइट्रेट, जो सोल्यूशन आपका ब्यूरेट में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं टाइट्रेंट। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो सोल्यूशन आपका ब्यूरेट में प्रेजेंट होता है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं आपके कोनिकल फ्लास्क में, और ऐसा करने से आपके कोनिकल फ्लास्क में क्या चेंज आ रहा है उसको हम यहाँ पे मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट 1 में सबसे पहला ऑप्शन पी में हमें दिख रहा है कि जो आपका टाइट्रेट है वो आपका KCl का एक्वा सोल्यूशन है, जो आपका टाइट्रेंट है वो आपका AgNO3 का एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर केस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करें ऑप्शन पी के बारे में। यहाँ पे जो आपका टाइट्रेट है वो आपके पास है आपका KCl का एक्वा सोल्यूशन, और जो आपके पास यहाँ पे आपका टाइट्रेंट है वो आपके पास है आपका AgNO3 का एक्वा सोल्यूशन, राइट। और हमारा ये पहले ही बात हो चुका है कि जो आपके पास टाइट्रेट होता है वो उस सोल्यूशन को कहते हैं जो कि आपका कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट होता है, और जो आपका टाइट्रेंट होता है वो उस सोल्यूशन को कहते हैं जो कि आपका ब्यूरेट में प्रेजेंट होता है। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क है जिसमें हमारे पास यहाँ पे KCl का एक्वा सोल्यूशन होगा, और हमारे पास यहाँ पे ब्यूरेट है जिसमें हमारे पास AgNO3 का एक्वा सोल्यूशन होगा। और हम यहाँ पे क्या करें, AgNO3 के एक्वा सोल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करें KCl का एक्वा सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये आपके पास कोनिकल फ्लास्क है और ये आपके पास आपका ब्यूरेट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ब्यूरेट में जो आपका सोल्यूशन प्रेजेंट है जो कि हमारे केस में AgNO3 का एक्वा सोल्यूशन है उसको हम यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करें अपने कोनिकल फ्लास्क में, और ऐसा करने से हमारे पास जो कोनिकल फ्लास्क में आपका सोल्यूशन प्रेजेंट होगा उसके कंडक्टेंस में क्या चेंज होगा उसको हम यहाँ पे मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट रीच नहीं होगा, पहली बात इक्विवेलेंस पॉइंट आपका कब रीच होगा, जब आपका ये पर्टिकुलर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब हम कहेंगे कि आपका इक्विवेलेंस पॉइंट रीच हुआ है। तो जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट रीच नहीं होगा, जब तक आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक आपका लिमिटिंग रिएजेंट का काम कौन करेगा, जो आप AgNO3 के एक्वा सोल्यूशन को ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में ऐड करें वो आपका बिहेव करेगा एज ए लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके पास जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा वो क्या है, जो आपका AgNO3 एक्वस का सोल्यूशन आपके ब्यूरेट से आपके कोनिकल फ्लास्क में आएगा, तो कोनिकल फ्लास्क में आपके पास KCl का एक्वा सोल्यूशन प्रेजेंट है, इनके बीच में यहाँ पे आपके पास रिएक्शन होगा जिससे यहाँ पे आपके पास आपका AgCl का प्रेसिपिटेट आ जाएगा आपके पास,
और साथ में यहाँ पे आपके पास आपका KNO3 का एक्वा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि आपको पता है आपका Ag+ का काफी ज्यादा एफिनिटी होता है टुवर्ड्स Cl-। इन जनरल आपका Ag+ का काफी ज्यादा एफिनिटी होता है टुवर्ड्स हैलोजन, तो वो यहाँ पे हैलोजन के साथ प्रेसिपिटेट फॉर्म करना चाहता है। बहुत अच्छी बात। तो आपको समझ आ रहा है, मैंने आपको बताया ये पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन आपका यहाँ पे अकर करेगा। अब आपका इक्विवेलेंस पॉइंट कब अचीव होगा? जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव नहीं होता है, जब तक आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आपका जो AgNO3 का एक्वा सोल्यूशन है, जो कि हम यहाँ पे बाहर से ऐड कर रहे हैं, वो आपका बिहेव करेगा एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, है कि नहीं? क्योंकि इसको हम बाहर से ऐड कर रहे हैं ना, इसको हम ब्यूरेट से ऐड कर रहे हैं आपके कोनिकल फ्लास्क में ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो ये आपका बिहेव करेगा एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेसिकली ये आपका रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा, है कि नहीं? एंड में आपके पास ये प्रेजेंट नहीं होगा ना, ये तो आपका रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, आप कह सकते हैं कि आपका जो KCl एक्वस है वो यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो रहा है KNO3 एक्वस में, या बेसिकली आप ऐसा भी कह सकते हैं जो आपका Cl- एक्वस है वो आपका रिप्लेस हो रहा है बाय NO3- एक्वस। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके NO3- आपके Cl- को रिप्लेस कर रहे हैं। तो जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव नहीं हुआ है, तब तक हम कह सकते हैं कि आपका जो आपका Cl- पहले से आपके कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट था, पहले से आपके सोल्यूशन में प्रेजेंट था, उसको आपका NO3- जो कि आपका AgNO3 से आ रहा है, वो आपका यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसको लिखते हैं ग्रीन कलर से, कि टिल द इक्विवेलेंस पॉइंट इज रीच्ड। जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट रीच नहीं हुआ है, या इसको लिखना चाहिए ऐसे, बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट इज रीच्ड, बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट इज रीच्ड, जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट रीच नहीं हुआ है, तब तक क्या हो रहा है, जो आपका NO3- है वो क्या कर रहा है, वो आपका रिप्लेस कर रहा है आपके Cl- को। ठीक है, तो जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट रीच नहीं हुआ है, आपका NO3- रिप्लेस कर रहा है आपके Cl- को। बहुत अच्छी बात, ये आपको समझ आ रहा है। तो आपका NO3- यहाँ पे आपके Cl- को रिप्लेस कर रहा है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंट आयंस का लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू गिवन है। मैंने आपको बोला था जो आपका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू होता है, या फिर कह सकते हैं जो आपका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस का वैल्यू होता है, वो आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है आपके कंडक्टेंस का, राइट? तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको NO3- का जो कंडक्टेंस का वैल्यू दे रखा है 7.2 आपका मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, और आपको यहाँ पे आपका Cl- का जो कंडक्टेंस का वैल्यू वो आपको दे रखा है 7.6 मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है आपका जो आपका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस का वैल्यू है आपके NO3- के लिए, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास गिवन था 7.2 मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, और जो आपको यहाँ पे आपका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस का वैल्यू गिवन था Cl- के लिए कितना गिवन था, 7.6 मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये हमें समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका Cl- है वो आपका रिप्लेस हो रहा है बाय NO3-। तो आपका Cl- रिप्लेस हो रहा है बाय NO3- का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे आपका एक ऐसा आयन जिसका कंडक्टिविटी का वैल्यू ज्यादा था, वो उस आयन से रिप्लेस हो रहा है, इसके कंडक्टिविटी का वैल्यू कम है। तो आप कह सकते हैं एन आयन विथ हायर कंडक्टिविटी वैल्यू, ऐसा आयन जिसका कंडक्टिविटी का वैल्यू हायर था, इज बीइंग रिप्लेस्ड, वो आपका रिप्लेस हो रहा है किससे, बाय एन आयन, उस आयन से जिसके पास क्या है, हैविंग लोअर आयनिक कंडक्टिविटी वैल्यू, हैविंग लोअर आयनिक कंडक्टिविटी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास एक ऐसा आयन जिसके आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू ज्यादा था,
वो आपका उस आयन से रिप्लेस हो रहा है, इसके आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू कम है, तो आपके पास क्या होगा, डेफिनेटली आपके कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन जो है वो आपके पास डिक्रीज करेगा। लेकिन ये जो आपके पास डिक्रीमेंट होगा ये आपके पास स्लाइड डिक्रीमेंट होगा, तो ये आपके पास डिक्रीज करेगा, ये आपके पास स्लाइड डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। एक बार आपका इक्विवेलेंस पॉइंट रीच हो जाता है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट रीच होने पे क्या होगा, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपने जो भी AgNO3 ऐड किया और जो भी आपका KCl आपके सोल्यूशन में प्रेजेंट था वो आपस में स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में अवेलेबल है, तो वो अपने करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। अब इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आप यहाँ पे जो भी आप कह सकते हो आपका AgNO3 का सोल्यूशन आप ऐड करेंगे ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में, ये आपका क्या करेगा, ये आपका आपके कोनिकल फ्लास्क में जो सोल्यूशन प्रेजेंट है उसमें आपके नंबर ऑफ आयंस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना, है कि नहीं। नहीं बात समझ आया। मैं कह रहा हूं कि एक बार आपका इक्विवेलेंस पॉइंट रीच हो गया उसके बाद क्या होगा, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट इज रीच्ड। एक बार आपका इक्विवेलेंस पॉइंट रीच हो गया, एक बार आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या होगा, तो इक्विवेलेंस पॉइंट रीच होने का मतलब है रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब है कि जो भी आपका AgNO3 का सोल्यूशन अवेलेबल था वो यहाँ पे आपका रिएक्ट कर जाएगा आपके KCl के सोल्यूशन के साथ, और यहाँ पे आपका KNO3 का सोल्यूशन फॉर्म होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे कह सकते हैं फाइनली आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, एक बार आपका इक्विवेलेंस पॉइंट रीच हो चुका है, आपके पास यहाँ पे आपका AgCl का प्रेसिपिटेट प्रेजेंट होगा और साथ में आपके पास यहाँ पे आपके KNO3 का एक्वा सोल्यूशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। यही आपके पास प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद आप यहाँ पे एक्सटर्नली जो आपका आप कह सकते हैं AgNO3 का एक्वा सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं अपने ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में, ये आपका यहाँ पे कोई भी प्रेसिपिटेशन कॉज नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन कैसे कॉज करेगा भाई, जितना भी Cl माइनस आयन सोल्यूशन में था वो तो पहले ही प्रेसिपिटेट आउट हो चुका है ना इन द फॉर्म ऑफ AgCl। तो अब यहाँ पे जो आपका एक्स्ट्रा AgNO3 ऐड होगा ये आपका क्या करेगा, केवल आपका नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि नाउ द एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 जिसको आप ऐड कर रहे हैं वो क्या करेगा, विल इंक्रीज, क्या इंक्रीज करेगा ये, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इन द कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। ये आपके नंबर ऑफ आयंस को इंक्रीज करेगा उस सोल्यूशन में जो कि आपके कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है, और अगर आपका नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन होगा वो भी आपके पास क्या कर जाएगा, बताइए, इंक्रीज कर जाएगा ना। बात समझ आया। मतलब यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाएंगे अपने कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन कोनिकल फ्लास्क वर्सेस द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एडेड फ्रॉम द ब्यूरेट इनटू द कोनिकल फ्लास्क के बीच में, राइट। तो आप यहाँ पे ग्राफ बना रहे कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ, आप कह सकते हैं टाइट्रेंट के बीच में, तो क्या होगा आपका इक्विवेलेंस पॉइंट तक क्या होगा, जो आपका कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन है डिक्रीज करेगा, तो इक्विवेलेंस पॉइंट तक आपका कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे डिक्रीज करेगा, ये आपका स्लाइड डिक्रीमेंट होगा, और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद ये आपका इंक्रीज करेगा, और ये आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है, ठीक है। ये आपका टेंटेटिव ग्राफ है, आपके ग्राफ का ऐसा कुछ शेप आना चाहिए। देख लेते हैं आपको कौन सा ऑप्शन में गिवन है। तो ये जो आपके ग्राफ का शेप एक्सपेक्टेड है ये हम लोग को यहाँ पे कौन से ऑप्शन में गिवन है, राइट, ठीक है। अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा देखने में लग रहा है कि जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है दोनों आपका सेम ऑप्शन है। अब क्या सच्चाई में दोनों आपका सेम ऑप्शन है कि हमारा जो टीम मेंबर है उसने यहाँ पे गलती की है ऑप्शंस को प्रिपेयर करने, वो मुझे नहीं पता। लेकिन अभी के लिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन 3 है जो ऑप्शन 4 है दोनों आपका करेक्ट मैच है। बेसिकली ये जो ग्राफ है आपका ये आपका करेक्ट मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ आपका करेक्ट मैच हो रहा है, मुझे नहीं पता है कौन सा ऑप्शन में होगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बाकी ऑप्शन को देखते हैं, मेरे ख्याल से उससे हमें यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा।
बाकी डेफिनेटली आपके क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपके दो ऑप्शन में सेम ग्राफ प्रेजेंट होगा, ये हमारे टीम मेंबर ने कुछ गलती कर दिया होगा, ठीक है। तो आपको बात समझ आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं हमारे ऑप्शन क्यू के बारे में। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन क्यू के बारे में। तो ऑप्शन क्यू को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको बता रखा है जो आपका टाइट्रेट है वो आपके पास AgNO3 का एक्वा सोल्यूशन है, जो आपके पास टाइट्रेंट है वो आपके पास KCl का एक्वा सोल्यूशन है। कुछ नहीं किया, बेसिकली आपने यहाँ पे टाइट्रेट एंड टाइट्रेंट को आपस में इंटरचेंज कर लिया, राइट। तो आपने क्या देखा, ऑप्शन पी में आपके पास टाइट्रेट था KCl का एक्वा सोल्यूशन एंड टाइट्रेंट था AgNO3 का एक्वा सोल्यूशन। ऑप्शन क्यू में आपके पास टाइट्रेट हो जाएगा AgNO3 का एक्वा सोल्यूशन एंड टाइट्रेंट हो जाएगा KCl का एक्वा सोल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन क्यू के बारे में। ऑप्शन क्यू में आपके पास आपका टाइट्रेट क्या होगा, ये आपके पास आपका हो जाएगा, आप कह सकते हैं AgNO3 का एक्वा सोल्यूशन, और जो आपके पास टाइट्रेंट है वो क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं KCl का एक्वा सोल्यूशन, ठीक है। बहुत अच्छी बात, ये आपको यहाँ पे समझ आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है, जो भी आपका टाइट्रेट होता है वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो आपका कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट होता है। जो भी आपका टाइट्रेंट होता है वो आपका ब्यूरेट में प्रेजेंट होता है। मतलब इस पर्टिकुलर केस में जो आपके पास कोनिकल फ्लास्क होगा, इसमें आपके पास प्रेजेंट होगा आपका, आप कह सकते हैं आपका AgNO3 का एक्वा सोल्यूशन, और जो आपके पास यहाँ पे ब्यूरेट होगा, इसमें आपका प्रेजेंट होगा आपके KCl का एक्वा सोल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो सोल्यूशन हमारे पास ब्यूरेट में प्रेजेंट है उसको हम यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क में ऐड कर रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, राइट। और ऐसा करने से आपके पास कोनिकल फ्लास्क में जो सोल्यूशन प्रेजेंट है उसमें क्या चेंज आ रहा है उसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन क्या अकर करेगा उस बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका KCl एक्वस है, जो आप यहाँ पे ब्यूरेट से ऐड करें कोनिकल फ्लास्क में, ये क्या करेगा, आपका रिएक्ट करेगा AgNO3 एक्वस के साथ। और आपको पता है कि आपका जो Ag प्लस है उसका काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी होता है टुवर्ड्स हैलोजन, कि वो यहाँ पे हैलोजन के साथ प्रेसिपिटेट आसानी से फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पे आपके पास AgCl का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, और साथ में आपके पास यहाँ पे आप कह सकते हैं आपका KNO3 का एक्वा सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इस पर्टिकुलर केस में आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए कि भाई जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट रीच नहीं हुआ है, सबसे पहली बात, जब इक्विवेलेंस पॉइंट रीच होगा उसका मतलब कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट रीच नहीं हुआ है, जब तक आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तक क्या हो रहा है, तब तक जो आपका KCl का एक्वा सोल्यूशन है जो कि आप ब्यूरेट से अपने कोनिकल फ्लास्क में ऐड कर रहे हैं, वो आपका बिहेव कर रहा है एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो अगर ये आपका बिहेव कर रहा है एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, और आपके पास यहाँ पे आप कह सकते हैं आपके AgCl का प्रेसिपिटेट आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि जो भी आपके पास AgNO3 एक्वस आपके कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट था, जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट रीच नहीं हुआ है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है आपके KNO3 एक्वस में। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट रीच नहीं हुआ है तब तक आपका जो आपका Ag प्लस आयन है वो आपके K प्लस आयन से रिप्लेस हो रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, कौन से कलर से लिखना है देख लेते हैं, यहाँ पे मुझे कलर याद नहीं, हाँ ग्रीन कलर से लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट इज अचीव्ड, बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट इज अचीव्ड, जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव नहीं हुआ है तब तक क्या हो रहा है, जो आपके पास आपका Ag प्लस आयन है वो आपके पास रिप्लेस हो रहा है बाय द K प्लस आयन। तो आप कह सकते हैं Ag प्लस आयन इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय K प्लस आयन। तो आपको यहाँ पे Ag प्लस आयन एंड K प्लस आयन के आप कह सकते हो आयनिक कंडक्टिविटी के वैल्यू को कंपेयर करना है, ठीक है।
क्वेश्चन में आपको लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू गिवन है, जो कि आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है आपके आयनिक कंडक्टिविटी का। आपको दिख रहा है कि आपके K प्लस के लिए आपका आयनिक कंडक्टिविटी का मैग्नीट्यूड 7.4 है, Ag प्लस के लिए आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 6.2 है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो हमें क्या समझ आ रहा है कि जो आपके पास यहाँ पे आपका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी है आपके, आप कह सकते हो Ag प्लस का, ये आपके पास है 6.2 मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, और जो आपके पास यहाँ पे आपका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी है आपके K प्लस का, वो आपके पास क्या है 7.4 मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो आपको दिख रहा है आपका जो आयनिक कंडक्टिविटी है वो आपके K प्लस आयन का ज्यादा है एज कम्पेयर टू द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस आयन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो आपका ज्यादा आयनिक कंडक्टिविटी रखता है वो आयन आपका रिप्लेस कर रहा है आपके ऐसे आयन को जो कि कम कंडक्टिविटी रखता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जिस आयन का यहाँ पे आयनिक कंडक्टिविटी कम है वो आपका रिप्लेस हो रहा है उस आयन से जिसका यहाँ पे आयनिक कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि आयन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी, जिस भी आयन का यहाँ पे हायर वैल्यू होगा आयनिक कंडक्टिविटी का, वो आपका उस आयन को रिप्लेस कर रहा है जिसका लोअर वैल्यू होगा आयनिक कंडक्टिविटी का। ठीक है, तो आप कह सकते हैं आयन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी इज रिप्लेसिंग द आयन विथ लोअर वैल्यू ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ऐसा होने से क्या होना चाहिए बताइए आप, अगर आपके पास एक ऐसा आयन जिसके आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू ज्यादा है वो एक ऐसे आयन को रिप्लेस करा जिसके आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू कम है, तो क्या होगा, डेफिनेटली जो आपका कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना। लेकिन यहाँ पे जो आपका इंक्रीमेंट होगा ये आपका, आप कह सकते हैं स्लो इंक्रीमेंट होगा। बहुत अच्छी बात, ये आपको समझ आ गया जी, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब एक बार आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो गया, मतलब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब कि आपका जो भी आपका KCl एक्वस आपने ब्यूरेट से ऐड किया है वो आपका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में प्रेजेंट है विद AgNO3 एक्वस, जो कि आपका कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपस में कंप्लीटली रिएक्ट करके आपको AgCl का प्रेसिपिटेट दे देगा, साथ में आपके पास KNO3 का एक्वा सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट इज अचीव्ड, एक बार आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो जाता है, एक बार आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो जाता है उसके बाद आपके पास सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक बार आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो जाता है उसके बाद आपके पास यहाँ पे सोल्यूशन में AgCl का प्रेसिपिटेट प्रेजेंट है, साथ में आपके पास यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या प्रेजेंट है बताइए, आपके पास यहाँ पे आपका KNO3 का एक्वा सोल्यूशन प्रेजेंट है। तो अब जो आप यहाँ पे आपका आप कह सकते हैं आपके KCl का एक्वा सोल्यूशन ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे, वो क्या करेगा, वो आपके नंबर ऑफ आयंस को इंक्रीज करेगा जो कि आपके सोल्यूशन में प्रेजेंट है, राइट। यही काम करेगा कि कुछ और काम करेगा बताइए, यही काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे फर्दर आपके KCl के सोल्यूशन को ऐड करेंगे ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में, क्या होगा, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ आयंस जो कि आपके रिजल्टिंग सोल्यूशन में प्रेजेंट है वो इंक्रीज करेगा। तो आप कह सकते हैं नाउ अपॉन फर्दर एडिशन, जब आप यहाँ पे फर्दर एडिशन करेंगे आपके KCl एक्वस का फ्रॉम द ब्यूरेट इनटू कोनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में तो क्या होगा, इनटू द कोनिकल फ्लास्क। अब यहाँ पे जब आप फर्दर एडिशन करेंगे आपके KCl एक्वस का ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में तो क्या होगा, जो आपका नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द रिजल्टेंट सोल्यूशन है वो आपके पास इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन रिजल्टेंट सोल्यूशन ये आपके पास क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब कि आपका यहाँ पे जो कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन है ये आपके पास यहाँ पे क्या कर जाएगा बताइए,
ये भी आपके पास यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है जी। तो ये बात आपको समझ आना चाहिए। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करेंगे किसके बीच में बताइए, कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन द कोनिकल फ्लास्क वर्सेस द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट विच इज एडेड इनटू द कोनिकल फ्लास्क, है ना, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच इज एडेड फ्रॉम द ब्यूरेट इनटू द कोनिकल फ्लास्क। तो यहाँ पे आपके पास कैसा कर्व बनेगा इस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास वाई एक्सिस पे क्या है, कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन द कोनिकल फ्लास्क, और एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। तो देखिए इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले पहले आपके पास क्या हो रहा है, इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले पहले आपके पास आपका जो कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन है वो आपका इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास क्या हो रहा है, इक्विवेलेंस पॉइंट जब तक आपका अचीव नहीं हुआ था तब तक आपका कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ये आपका स्लो इंक्रीमेंट है। एक बार आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो गया इसके बाद भी आपका कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये आपका कंपैरेटिवली ज्यादा इंक्रीज करेगा क्योंकि अब की बार आपका नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आपका दोनों ही केस में इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट तक जो आपका इंक्रीमेंट होगा वो आप कह सकते हैं आपका स्लो इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद आपका थोड़ा फास्ट इंक्रीमेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम कलर का ध्यान रखते हैं, राइट। तो इसको हमें यहाँ पे येलो कलर से ड्रॉ करना था, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कलर को चेंज कर देते हैं, ये आपका येलो कलर से कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ब्लू कलर से आपके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट रीच नहीं हुआ तब तक आपका जो कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज करेगा, ये आपका स्लो इंक्रीमेंट होगा। एक बार आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो गया उसके बाद भी आपका कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज करेगा, लेकिन ये आपका कंपैरेटिवली ज्यादा फास्ट इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो गया, ये आपका ग्राफ बन जाएगा आपके कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट का, जो कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन है। कौन से ऑप्शन में, ये आपको गिवन है आपके, किसमें गिवन है ये आपको, ये तो किसी में गिवन नहीं है, लेकिन किसी ना किसी में गिवन होना चाहिए था। इसका मतलब यही ग्राफ है जो कि यहाँ पे ऑप्शंस में मिसिंग है, जो कि हमारे टीम मेंबर ने गलती कर दिया। तो ये आपके पास कोई ना कोई एक ऑप्शन में गिवन होगा, ऑप्शन 3 या 4 में से, ठीक है। तो वो आप देख लेना, बहुत अच्छी बात। अब देखिए हम यहाँ पे ऑप्शन आर की बात करते हैं, जहाँ पे जो आपका टाइट्रेट है वो आपके पास NaOH का एक्वा सोल्यूशन है, टाइट्रेंट आपके पास HCl का एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है। बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन आर के बारे में, जहाँ पे जो हमारा आप कह सकते हैं टाइट्रेट है, ये आपके पास NaOH का एक्वा सोल्यूशन है, और जो आपका टाइट्रेंट है वो आपका HCl का एक्वा सोल्यूशन है। तो आपको अब तक समझ आ गया होगा कि आपके पास क्या होता है, जो भी आपका टाइट्रेट का सोल्यूशन होता है वो आपका कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट होता है, जो भी आपका टाइट्रेंट का सोल्यूशन होता है वो आपका ब्यूरेट में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे हम टाइट्रेंट को ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने टाइट्रेट में ऐड करते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। तो ये आपके पास आपका ब्यूरेट है, ये आपके पास आपका कोनिकल फ्लास्क है, आपके कोनिकल फ्लास्क में आपके पास आप कह सकते हैं कि NaOH का एक्वा सोल्यूशन है, ये आपके पास टाइट्रेट का सोल्यूशन है, ब्यूरेट में आपके पास HCl का एक्वा सोल्यूशन है, ये आपके पास टाइट्रेंट का एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है। तो इनके बीच में जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा वो क्या होगा, एक आपके पास एसिड है, एक आपके पास बेस है, इनके बीच में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म होगा। तो आपका HCl एक्वस रिएक्ट करेगा NaOH एक्वस से, यहाँ पे आपके पास आपके NaCl एक्वस का फॉर्मेशन होगा, साथ में आपके पास वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात, ये आपको समझ आ रहा है, राइट। थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं इसे, हाँ। तो आपको पता है जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव नहीं हुआ है, पहली बात आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव कब होगा, जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव नहीं हुआ है तब तक आप यहाँ पे जो भी सोल्यूशन ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में ऐड करें वो बिहेव करेगा एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे आपका जो HCl एक्वस है वो आपका बिहेव करेगा एज अ लिमिटिंग रीएजेंट, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो बेसिकली आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपके पास रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव नहीं हुआ है तब तक आपका जो NaOH एक्वस आपके सोल्यूशन में प्रेजेंट था वो आपका कन्वर्ट हो रहा है आपके NaCl एक्वस में, ठीक है। इसका मतलब आपके पास क्या हो रहा है, जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव नहीं हुआ है तब तक आपका जो OH माइनस आयन है वो आपका रिप्लेस हो रहा है बाय Cl माइनस आयन, है ना।
तो आप कह सकते हैं कि बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट इज अचीव्ड, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट इज अचीव्ड, जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव नहीं हुआ है, जब तक आपका इक्विवेलेंट पॉइंट अचीव नहीं हुआ है ना, जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव नहीं हो तब तक क्या हो रहा है, तब तक आपका जो OH माइनस आयन है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय, वो किससे रिप्लेस हो रहा है बताइए, ये आपका रिप्लेस हो रहा है बाय, आप कह सकते हैं Cl माइनस एक्वस, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम बिना डेटा देखे भी बोल सकते हैं, आपको पता है जो आपका H प्लस आयन होता है, जो आपका OH माइनस आयन होता है, इसका काफी हाई वैल्यू होता है आपके आयनिक कंडक्टिविटी का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेफिनेटली आपके OH माइनस आयन का जो आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू होगा काफी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द आयनिक कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ Cl माइनस आयन। इसका मतलब यहाँ पे आपका एक ऐसा आयन जिसका आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू काफी ज्यादा है, वो ऐसे आयन से रिप्लेस हो रहा है जिसके आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू कंपेरेटिवली काफी कम है। तो यहाँ पे आपके पास एक आयन जिसके आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो एक ऐसे आयन से रिप्लेस हो रहा है जिसके आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू काफी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इफेक्टिवली क्या होगा, जो आपका कंडक्टेंस होगा आपके सोल्यूशन का वो डिक्रीज करना चाहिए ना, और बहुत ही शार्प डिक्रीमेंट होना चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं, देखिए मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप डेटा का हेल्प ले, आप डेटा को भी देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, जो आपके पास OH माइनस आयन है उसका जो आयनिक कंडक्टिविटी का मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 19.9 के बराबर है, लेकिन जो आपके पास आपका Cl माइनस है उसके आयनिक कंडक्टिविटी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 7.6 के बराबर है। आपको दिख रहा है कितना ज्यादा होता है आपका आयनिक कंडक्टिविटी आपके OH माइनस आयन का एज कम्पेयर टू आपका Cl माइनस आयन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दिख रहा है, क्या दिख रहा है देखो मैं बता देता हूँ आपको, कि आपको यहाँ पे दिख रहा है जो आपके पास आपका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू है आपके OH माइनस आयन के लिए, आपके पास कितना है 19.9 मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, और जो आपके पास अपने लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू है आपके Cl माइनस आयन के लिए कितना है, ये आपके पास है आपका कितना वैल्यू था मैं भूल गया, शायद 7.2 मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल था, देख लेते हैं एक बार। हाँ सॉरी, ये आपके पास 7.6 मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल था, बहुत अच्छी बात। तो ये आपके पास आपका 7.6 मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल था, बहुत अच्छी बात, ये आपको समझ आ रहा है। तो ये आपके पास वैल्यू है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, जो आपका OH माइनस आयन है वो आपका रिप्लेस हो रहा है Cl माइनस आयन से। इसका मतलब यहाँ पे एक ऐसा आयन जिसके पास हाई वैल्यू है आयनिक कंडक्टिविटी का, वो एक ऐसे आयन से रिप्लेस हो रहा है जिसके पास कंपैरेटिवली काफी कम वैल्यू है आयनिक कंडक्टिविटी का, राइट। तो आप कह सकते हैं आयन हैविंग हाई वैल्यू ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी, एक ऐसा आयन जिसमें आपके पास हाई वैल्यू है आयनिक कंडक्टिविटी का, इज गेटिंग रिप्लेस्ड, वो आपका रिप्लेस हो रहा है किससे, इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ एन आयन, ये आपका एक आयन से रिप्लेस हो रहा है जिसका खासियत क्या है, जिसका जो आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू है वो आपके पास कैसा है, काफी कम, राइट। तो आयन हैविंग हाई वैल्यू ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ एन आयन हैविंग comparatively lower value ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी। तो ऐसा होने से क्या होगा, जो आपका कंडक्टेंस होगा सोल्यूशन का वो आपके पास डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन मस्ट डिक्रीज, और ये जो आपका डिक्रीमेंट है ये आपका यहाँ पे शार्प डिक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको, राइट। तो ये आपको समझ आ गया। एक बार आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, एक बार आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो गया उसके बाद आपके पास सोल्यूशन में यहाँ पे केवल NaCl एक्वस प्रेजेंट होगा। उसके बाद आप यहाँ पे
जो आपका HCl एक्वस ऐड करेंगे वो आपका क्या करेगा, वो आपका यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होगा आपके सोल्यूशन में उसको इंक्रीज करेगा, है ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट इज अचीव्ड, है ना। एक बार आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो गया उसके बाद क्या होगा, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट इज अचीव्ड, आपके पास सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन कंटेन्स, इसमें आपके पास क्या है बताइए, इसमें आपके पास आप कह सकते हैं NaCl एक्वस है, और साथ में आपके पास यहाँ पे क्या है बताइए, यहाँ पे आपके पास आपका वाटर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो अब जो आप यहाँ पे फर्दर एडिशन कर रहे हो अपने HCl एक्वस का, ये क्या करेगा, आपका नंबर ऑफ आयन जो कि आपके रिजल्टेंट सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा इसको इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो नाउ अपॉन फर्दर एडिशन, जब आप यहाँ पे फर्दर एडिशन करोगे किसका, आपके, आप कह सकते हो HCl एक्वस का, तो क्या होगा, इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ आयंस present in the resulting solution, ठीक है। तो इससे आपके पास क्या होगा, जो आपके पास कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन है ये आपके पास क्या करेगा, ये आपके पास यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना हो तो आप यहाँ पे ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, राइट, मैं आपको बता देता हूँ ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। देखिए आपको पता है आप यहाँ पे क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन जो कि आपका कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस पे आप लेंगे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन दैट इज एडेड फ्रॉम द ब्यूरेट इनटू द कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे आप लेंगे कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन द कोनिकल फ्लास्क, और एक्स एक्सिस पे आप लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज एडेड फ्रॉम द ब्यूरेट इनटू द कोनिकल फ्लास्क, जिसको आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। तो आपको यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हुआ तब तक आपका कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन शार्प डिक्रीज किया, और उसके बाद एक बार आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो गया तो आपका यहाँ पे कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन शार्प इंक्रीज किया। तो आपका यहाँ पे ग्राफ कैसे आएगा, पहले आपका शार्प डिक्रीमेंट, उसके बाद आपका शार्प इंक्रीमेंट, और ये आपका इक्विवेलेंस पॉइंट को दिखाएगा, ठीक है। बात समझ आई। ऐसे ही हम यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन एस के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन एस के बारे में, जो आपका लास्ट ऑप्शन है आपके लिस्ट वन का, ठीक है। तो ऑप्शन एस आपसे क्या बोल रहा है कि जो आपका टाइट्रेट है वो आपके पास NaOH का एक्वा सोल्यूशन है, जो आपका टाइट्रेंट है वो आपका एसिटिक एसिड का एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन एस के बारे में, जो आपका टाइट्रेट है वो आपका NaOH का एक्वा सोल्यूशन है, और जो आपका टाइट्रेंट है वो आपके पास एसिटिक एसिड का एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है। मतलब आपके पास यहाँ पे आपने कोनिकल फ्लास्क में आपने क्या लिया, आपने NaOH के एक्वा सोल्यूशन को लिया, और आपने ब्यूरेट में क्या लिया, अपने एसिटिक एसिड के एक्वा सोल्यूशन को लिया, ठीक है। और आपने क्या किया, ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने टाइट्रेंट के सोल्यूशन को अपने टाइट्रेट के सोल्यूशन में ऐड किया। मतलब जो भी सोल्यूशन आपके पास आपके ब्यूरेट में प्रेजेंट है उसको आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने कोनिकल फ्लास्क में ऐड किया, ठीक है। तो ये आपके पास आपका ब्यूरेट है, और ये आपके पास आपका कोनिकल फ्लास्क है। यहाँ पे इन दोनों सब्सटेंस के बीच में कौन सा केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा, एक आपका एसिड है एक आपका बेस है, तो यहाँ पे आपका एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन परफॉर्म होगा। तो जो आपका एसिटिक एसिड का एक्वा सोल्यूशन है ये आपका रिएक्ट करेगा आपके NaOH के एक्वा सोल्यूशन के साथ, और यहाँ पे आपके पास आपका सोडियम एसिटेट का एक्वा सोल्यूशन फॉर्म होगा, ठीक है।
और साथ में आपके पास वाटर फॉर्म होगा, आप चाहो तो दिखा सकते हो। तो जब तक यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव नहीं हुआ है, पहली बात आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव कब होगा, जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जब तक आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव नहीं हुआ है, तब तक आपके पास क्या हो रहा है, तब तक आपके पास यहाँ पे जो आपका, आप कह सकते हैं आपका एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है, जिसको आप यहाँ पे ब्यूरेट से ऐड कर रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये आपका बिहेव कर रहा है एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, है कि नहीं। तो ये आपका बिहेव कर रहा है एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव नहीं हुआ है, आप क्या कह सकते हैं कि जो आपका NaOH एक्वस है, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है आपका सोडियम एसिटेट में, राइट। आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन आपका कन्वर्ट हो रहा है आपके सोडियम एसिटेट में। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए, कि यहाँ पे जो आपका OH माइनस आयन है, वो आपका रिप्लेस हो रहा है बाय एसिटेट आयन, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि बिफोर equivalence point is achieved, before equivalence point is achieved, आपके पास क्या हो रहा है, आप कह सकते हैं कि the OH minus ion is getting replaced by acetate ion, ठीक है। तो जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव नहीं हुआ है, तब तक क्या हो रहा है, आपका जो OH माइनस का एक्वस आयन है, वो आपका रिप्लेस हो रहा है आपके एसिटेट के एक्वस आयन से, राइट, ठीक है। ऐसा आपके पास हो रहा है, बहुत अच्छी बात। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको शायद एसिटेट आयन का लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का डेटा नहीं गिवन होगा, हो सकता है ना गिवन हो, चेक कर लेते हैं। अच्छा गिवन है, तो बहुत अच्छी बात, फिर तो और कहानी आसान हो गई। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, हमें डेटा गिवन है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको क्या पता है, जो आपके पास आपका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू होगा आपके एसिटेट आयन के लिए कितना होता है, शायद वैल्यू गिवन था, चेक कर लेना एक बार। ये आपके पास 4.1 मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल गिवन था। और जो आपके पास आपका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू हो जाएगा आपके, आप कह सकते हो OH माइनस आयन के लिए कितना होता है, ये आपके पास होता है 19.9 मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, एक ऐसा आयन जिसके आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, वो एक ऐसे आयन से रिप्लेस हो रहा है जिसके आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू कंपेरेटिवली काफ़ी कम है। तो आप कह सकते हैं आयन हैविंग हाई वैल्यू of ionic conductivity is getting replaced by an ion having comparatively lower value of ionic conductivity। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास कंडक्टेंस होगा आपके सोल्यूशन का, वो क्या कर जाएगा, कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन आपके पास यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा ना। और ये जो आपका डिक्रीमेंट होगा, शार्प डिक्रीमेंट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका OH माइनस आयन, जिसका यहाँ पे आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू काफ़ी हाई होता है, वो आपका रिप्लेस हो रहा है आपके एसिटेट आयन से, ठीक है। अब एक बार आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो जाएगा तो क्या होगा, जो भी आपने एसिटिक एसिड का एक्वा सोल्यूशन आपने ब्यूरेट से ऐड किया कोनिकल फ्लास्क में, ये आपका प्रेजेंट होगा आपके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में विद द NaOH एक्वस। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आप कह सकते हैं यहाँ पे आपके पास आपका सोल्यूशन में केवल केवल आपका सोडियम एसिटेट प्रेजेंट होगा, साथ में आपका यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट इज अचीव्ड, एक बार आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो चुका है, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट इज अचीव्ड,
द सोल्यूशन कंटेन, सोल्यूशन में आपके पास क्या होगा, द सोल्यूशन कंटेन्स, आप कह सकते हैं सोल्यूशन में आपके पास क्या होगा बताइए। एक तो यहाँ पे आपके पास होगा आपका क्या होगा, सोडियम एसिटेट, इसका एक्वा सोल्यूशन, साथ में आपके पास क्या होगा, वाटर। तो अब आप यहाँ पे जो फर्दर एडिशन करेंगे अपने एसिटिक एसिड का फ्रॉम द ब्यूरेट, ये क्या करेगा आपका, जो आपका आप कह सकते हैं नंबर ऑफ आयंस होगा आपके सोल्यूशन में जो प्रेजेंट होगा उसको यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना। तो आप कह सकते हैं नाउ अपॉन फर्दर एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम ब्यूरेट, फ्रॉम ब्यूरेट इनटू द कोनिकल फ्लास्क। तो जब आप यहाँ पे फर्दर एडिशन करेंगे अपने एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन का ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, जो आपका नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होगा आपके रिजल्टेंट सॉल्यूशन में, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, ये आपके पास क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, जो आपका कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन है उसका वैल्यू क्या करना चाहिए आपके पास, इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, इससे जो आपने पहले वाले 3 केस देखे ना, उसमें भी आपका कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन आपका आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट इंक्रीज कर रहा था, और यहाँ पे भी आपका कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। लेकिन आपका यहाँ पे डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। क्या, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जो आपका सबसे पहला वाला केस था, राइट, ऑप्शन पी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बार आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो चुका था, तो आप यहाँ पे एडिशन कर रहे थे AgNO3 के एक्वा सोल्यूशन का, जो कि आपका बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन क्यू की बात करूं, एक बार आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो चुका था, तो आप यहाँ पे एडिशन कर रहे थे KCl के एक्वा सोल्यूशन का, जो कि अगेन आपके पास बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर मैं थर्ड केस की बात करूं, यहाँ पे एक बार आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो चुका था, आप यहाँ पे एडिशन कर रहे थे HCl का एक्वा सोल्यूशन का, जो कि आपके पास बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जब आप यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव होने के बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का फर्दर एडिशन करते हो, तो यहाँ पे जो आपका कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन है वो आपके पास इंक्रीज तो करता है, लेकिन जो आपके पास इंक्रीमेंट होता है आपके कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन में, वो आपके पास कैसा होता है, वो आपके पास एक शार्प इंक्रीमेंट होता है। और वो आपके पास शार्प इंक्रीमेंट क्यों होगा, क्योंकि आप यहाँ पे आप कह सकते हो जो नंबर ऑफ आयंस को इंक्रीज कर रहे हो वो आपके पास करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है, ठीक है। तो आपका हर एक केस में जो आपका कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन में इंक्रीमेंट होगा, इस पर्टिकुलर केस में ये आपका शार्प इंक्रीमेंट होगा आपके स्टार्टिंग के 3 केस में, राइट। लेकिन देखिए लास्ट वाले केस में क्या खासियत है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा, शार्प इंक्रीमेंट। लेकिन जो आपका लास्ट वाला केस है, इसमें एक बार आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो गया, तो यहाँ पे जो हम एडिशन कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट का, वो आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, क्योंकि वीक एसिड का सोल्यूशन है, तो ये आपका पार्शियली आयनाइज करता है, आपको पता है। तो यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ आयंस का इंक्रीमेंट होगा वो काफी कम होगा, तो यहाँ पे जो आपका कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन में इंक्रीमेंट होगा ये आपका कैसा होगा, स्लो इंक्रीमेंट। बात समझ आई? मेरे हिसाब समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे अपने कंडक्टेंस ऑफ solution present in conical flask versus the volume of solution that is added from the burette into the conical flask के बीच में, तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा देखिए। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आपका कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन कोनिकल फ्लास्क वर्सेस द वॉल्यूम ऑफ, आप कह सकते हैं टाइट्रेंट। तो जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव नहीं हुआ था, तब तक क्या हो रहा था, जो आपका कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन है उसमें आपका शार्प डिक्रीमेंट देखने को मिला था। एक बार आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो गया है, उसके बाद जो आपके पास कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन है उसमें आपको यहाँ पे
आप कह सकते हैं आपका स्लो इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ग्राफ आपके पास कैसा हो जाएगा, पहले आपका शार्प डिक्रीमेंट, उसके बाद आपका बहुत ही स्लो इंक्रीमेंट, बहुत ही स्लो इंक्रीमेंट, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन कर रहे हैं, जो कि आपका पार्शियल आयनाइजेशन शो करेगा, जो कि आपका आइडियल केस में आप कह सकते हैं लेस देन 5% आयनाइजेशन शो करेगा, ठीक है। और ये आपके पास आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास आपका हमने हर एक ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग आपका आप कह सकते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का कर्व बना दिया। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस को मैच कर लेना, आप यहाँ पे आराम से ऑप्शन को मैच कर पाएंगे। देखिए हो सकता है काफ़ी सारे बच्चों को ये सेशन पसंद ना आया हो, क्योंकि उनको लग रहा हो कि यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम उनका ले लिया। लेकिन देखिए ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है जब आप यूट्यूब में सेशन डालते हैं, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता था उसको लगा होगा भाई बहुत कुछ सीखने को मिल गया, जिस सब कुछ आता था उसे लग रहा होगा यार ये तो मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है ना। तो देखिए वो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बेटर है अगर आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपको आता है, तो आप ये कर सकते हैं कि वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख ले। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा आप कोई भी पार्ट को स्किप ना करें। तो हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, और मेरे ख्याल से सबको यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। बाकी जो भी आपका वैल्यूएबल फीडबैक है सेशन से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।